और ये नंबर थोड़ा आपने जैसे कहते हैं सिनेरियो खींच दिया। पर इसको थोड़ा सा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि इससे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। देखना चाहिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है, क्योंकि हमारे आम आदमी नहीं समझता, इवन बड़े बड़े साफी नहीं समझते कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। वो बस कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक पूरी तारीख है। दुनिया में जितनी भी बड़ी जंगें हुई हैं, उन जंगों को ख़ास तौर पे वो ताकतें जो समझते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम इस वक्त कंट्रोल कर सकते हैं, हम टेक ओवर कर सकते हैं, तो वो ताकतें जो थी वो उन्होंने वो ऑपरेशन जो है वो किसी न किसी से लॉन्च करते हैं अपने खिलाफ। ठीक है, मतलब अपनी ही माइंड को इस्तेमाल करते हुए अपनी एक फार्स यानी अपने ऊपर एक छोटी सी एक जंग मुसल्लत कर देते हैं किसी दूसरे की तरफ से जिसमें हमला करना होता है। इसकी जो सबसे पहली मिसाल दी जाती है वो दी जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर होती थी बहुत बड़ी, जिसके अंदर पोलैंड था, ऑस्ट्रिया था, ये हंगरी थे, ये सारे ममालिक शामिल थे। वहाँ बोस्निया हर्जेगोविना भी था, तो बोस्निया हर्जेगोविना का जो शहजादा है वो मारा गया एक जगह पे। तो उन्होंने कहा कि तावान दो, ये करो वो करो, लड़ाई थोड़ी चलती रही। तो उसके ऊपर यूगोस्लाविया पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने मारा। तो यूगोस्लाविया तैयार हो गया कि हमसे जितना तावान लेते हो माफ़ी मंगवाते हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, ठीक, तो शिकायत लगेगी, शिकायत लगेगी। तो वो शिकायत लगी और उसके बाद जंग हुई और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का निशान दुनिया के उस सफायस्ते से मिट गया। दूसरी चीज थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सूरत, बल्कि उससे पहले एक और ऑपरेशन जो था वो जापान ने खुद किया था। अच्छा। और जापान ने किया था मंचूरिया, एक जैसे मंचूरियन नहीं आप खाते हैं, तो मंचूरिया एक जगह थी जो कि चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंदर थी और वो वहां तक उनकी ट्रेन भी जाती थी सब कुछ। ये 18 सितंबर 1931 में जापान ने उसको कब्जा करना था। तो उन्होंने ये किया कि मंचूरिया की जो उनकी ट्रेन जाती थी उस ट्रेन के अंदर डायनामाइट लगा दिया और कहा तो चीनियों ने और मंचूरिया ने लगाए। अच्छा। वाला करके उन्होंने जाकर उससे मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। तो ये दूसरा जापानीज का वो जो है वो उस तरह का। ठीक है, फॉल्स फ्लैग। तीसरा था हिटलर को नजर आया कि सबसे कमजोर मुल्क पोलैंड है। ठीक है, तो पोलैंड के बारे में क्या करें हम, पोलैंड के ऊपर लड़ाई तो करनी है, तो वो भी पानी तेरे तू मैला कर रहा है। तो उन्होंने पोलैंड की फौज की यूनिफॉर्म के अंदर एक उनका रेडियो स्टेशन था, उस पर कब्जा किया, उड़ा दिया। और फिर उन्होंने पोलैंड पे उन्होंने फौजकशी की। और आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा जो ज्यूज मारे गए थे वो पोलैंड में मारे गए थे। और जो हिटलर समझता था कि ज्यूज, और पोलैंड पे कब्जा किया। पोलैंड पे सबसे ज्यादा थे। शिंडलर लिस्ट जो फिल्म बनी है वो बेसिकली पोलिश एक फर्म थी, उसके अंदर से ज्यूज को निकाला था उन्होंने फैक्ट्री के अंदर से। वो जो लंबी लिस्ट आप बड़ी मशहूर फिल्म है उसकी, स्टीवन स्पीलबर्ग। उसके बाद हुआ ये कि जो लास्ट किसी तक कहा जाता है कि जापान जो था वो अकड़ा हुआ था। तो जापान के अंदर एक थे कामाकाजी एक करते थे, वो कहते थे कि जो अमेरिकन शिप्स हैं उस शिप की चिमनी के अंदर वो छलांग लगाते थे और जहाज उड़ जाता था। अब कामाकाजी जो थे ये पहला खुदकुश बमबार्ड थे दुनिया की इंसानी तारीख के अंदर। तो ये कामाकाजी जो खुदकुश होता था उसका लिबास 1000 कवारी लड़कियां सीती थी एक रात में बैठ के, और उसको एक हीरो के तौर पे उस लिबास को पहनाया जाता था सेरेमनी। और इतना वो सेलिब्रिटी होता था कि उसकी जिंदगी की याद का। तो उन्होंने कहा क्या करें इसके लिए। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने अमेरिका ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर्ल हार्बर का किया। अच्छा। और पर्ल हार्बर के जो उसके थे उसके अंदर जहाज खड़े किए पीछे हटकर, उन्होंने कहा हम जहाँ खड़े करेंगे तो मारे जाएं। तो जो ट्रूमैन था उस वक्त उसने कहा मरते तो मरो, जर्नैल ने कहा तो फौज मारी गई। उन्होंने कहा नहीं, इसका मकसद आगे है। तो किसी को पता भी नहीं था अमेरिकन जहाजों को कि ये जो है इन पे हमला होने वाला है। वो बेचारे खड़े आराम से डॉकयार्ड में। तो जब पुलिस को खबर दी गई कि नहाते आ गए, उन्होंने जाके हमला किया। और फिर उसके बाद आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी हुआ जहाज उड़ा के। ये जो पहलगाम का इंसिडेंट है 2019 के बाद ये बहुत बड़ी इंसर्जेंसी हुई। दूसरा ये है कि बॉर्डर जो था ये 2022 की एग्रीमेंट है, क्रॉस बॉर्डर आपकी फायरिंग भी खत्म हो चुकी है। 370 जो इंडिया ने रिमूव किया उसके बाद ही पहला बड़ा 370 रिमूव किया है। और 2000 आपकी जो अपना एग्रीमेंट हुआ है उसका सबसे बड़ा इंसिडेंट। और उस इंसिडेंट को आप दुनिया के अंदर आने वाली ट्रंप की जो वो है उससे आप उससे अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान के हालात को भी आप उस तरह नहीं देख सकते। कोई भी मुल्क किसी भी तौर पर कभी भी, एक याद रखिए, कभी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं करता जब तक कि मुल्क को ये पता ना हो कि इंटरनल जो है मुल्क के हालात क्या है। पोलैंड में उनको पता था हालात खराब है, इसलिए उन्होंने किया। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को उनको पता था हालात खराब है, एम्पायर को लोग पसंद नहीं करते, चूचू को मरबा बनाया हुआ, चेक और तरफ है, स्लोवेक और की तरफ है। इसी तरह पर्ल हार्बर के बारे में भी उनको अंदाजा था कि जापानीज ने चीन के खिलाफ इतनी बड़ी शुरू की हुई है, चाइना को मार मार कशर किया हुआ है सब कुछ। तो उन्होंने कहा जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, मतलब सबसे आखिरी ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग था वो था 9/11 का।
9/11 अभी तक उसको फॉल्स फ्लैग ही कहा जाता है। रिसेंटली स्टेटमेंट आने शुरू हुई है कि हाँ। अमेरिका के अपने नहीं, वो पहले दिन मैंने एक प्रोग्राम किया था तो किसी ने मुझे पूछा था कि इसके ऊपर मैंने एक रिपोर्ट करा था, A.K. ड्विंडी, जी, जी। प्रोफेसर A.K. ड्विंडी, ठीक है, उस A.K. ड्विंडी की रिपोर्ट आई थी कि ये था बेसिकली एक ताबूत बन गए थे, उसके अंदर गैस थी, उसको कंट्रोल प्लेन्स को कंट्रोल किया गया। उसके बाद उसने उस रिपोर्ट का तो एनालिसिस भी किया कि 10,000 फुट के ऊपर तो काल होती नहीं थी, काले के दराज कहां से हो गए, तो इस तरह उसको दबा दिया। लेकिन आप सोचें कि उसके बाद अफगानिस्तान पे हमला हुआ, पता चल गया था कि अफगानिस्तान के अंदर हमला बहाने से कर सकते हैं। सद्दाम को 1991 की वॉर के अंदर कमजोर कर दिया था वो, उन्होंने सद्दाम के खिलाफ एक मूवमेंट चल गई थी, सदर की मूवमेंट चल गई थी, शिया उसके खिलाफ थे, उसके साथ साथ दूसरे क्या नाम है वो जो है वो वाले कुर्द उसके खिलाफ थे। सद्दाम कमजोर हो चुका हुआ था, ठीक है। फिर सद्दाम के खिलाफ सऊदी अरब भी था और सद्दाम के खिलाफ ईरान भी था, तो इन दोनों को जब इकट्ठे करके आप खुद सोचे तो उन्होंने हमला किया। तो कमजोर देख के, और फिर मुस्लिम उम्मा के अंदर आपको पता है कमजोरी, और उन्होंने 30-35 लाख गिने चुने और 50 लाख ट्रेडिशनल स्टेट में बंदा मार दी। ठीक है, आप भी कह रहे हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तान की सिचुएशन को असेस तो किया गया होगा ना। मेरा भी पाकिस्तान की सिचुएशन जो है इस वक्त 2 सूबों में आपके यहाँ इंसर्जेंसी चल रही है, केपीके और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, और उस इंसर्जेंसी के अंदर आपका सबसे बड़ा जो वाकया हुआ है वो हुआ है ट्रेन वाला जाफर एक्सप्रेस। ये बोलान में दूसरा उधर से। अच्छा, मेरे सामने ये एक इंडियन बहुत बड़ा वो है तबसरा निगार है, ये है सुशांत सलीम, ये बड़ा इंडिपेंडेंट तबसरा करता है। उसने कहा है कि इंडिया समझता है कि ये एक जानबूझ के अटैक किया गया हमारे ऊपर, और पाकिस्तान समझता है ये फॉल्स फ्लैग। अब पाकिस्तान का हमने फॉल्स फ्लैग तो हमने बता दिया कि फॉल्स फ्लैग उन्होंने किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंडिया ये समझता है और इंटरनेशनल सिचुएशन समझती है। अब मैं बताऊंगा कि कहाँ आना चाहते हैं और कहाँ वो अटैक करना चाहते हैं और उसमें होगा क्या आगे। सबसे बड़ी बात यह है, वो कहते थे एक्ट was to not only pay back India for its alleged and entirely unsubstantiated involvement in the twin insurgencies in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, but also to raise the military stock by rallying people around it, something that is possible only in the event of confrontation with India. वो कहते हैं कि फौज चाहती है ये है कि अपनी इज्जत को दोबारा बहाल किया जाए, और जब तक इंडिया से लड़ाई ना हो, गज़वा हिंद ना हो, आगे बात बढ़ती नहीं। ठीक है। दूसरा इंडिया का वो कहते हैं, हम कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके ऊपर भी इसने बड़ी मजेदार से इसके डिस्कशन की है। ठीक, वो कहता है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसमें फिर उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भी किया है। इन फ्यू डेज बिफोर द मैसेकर, पाकिस्तान डिफेक्टो रूलर आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर हैज berated the two nation theory and called the Kashmir the jugular vein Pakistan, which it can never give up nor forget for Kashmir is fighting more. अब ये वो कहता है कि ये बालाकोट इन सारे इसको पॉइंट एक छोटा सा एक्सप्लेन करते जाएगा। मुमकिन है कि भारत ने जब ये सुना और ये देखा, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आप कहते हैं कि उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर लिया, बात है जी। हमारी बात जो है जब एक बन जाती है इस तरह की, तो उन्होंने देखा, उन्होंने लो तो हमने डिजाइन करके दे दिया उनको। नहीं, ये हमारी ये हमारी देखिए, ये इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन ये हमारी पोजीशन है। लेकिन इस पर किसी सियासतदान से बयान देना चाहिए। वज़ीर आज़म भी बात बयान देता, लेकिन नवाज शरीफ बयान दे सकते हैं? नहीं दे सकता इस तरह। शहबाज शरीफ दे सकते हैं बयान दे सकते, उनके जिस तरह का रिलेशनशिप है। डिफेंस मिनिस्टर ने दे दिया हमारे, नहीं बाद में दिया, ये बाद में दिया ना, बाद में, पहले दे सकते थे इस तरह। तो ये बयान ये तो आदमी के अंदर एक उसके अंदर है, असबाक के अंदर है कि आपके पाकिस्तान आर्मी का दुश्मन कौन है? ना अफगानिस्तान है, ठीक है, ना ईरान है, ना अमेरिका है, ना चीन है, तो इंडिया ही ना, हमारी इंडिया के जंग है। जुगलर और कश्मीर का जो जुगलर वेन तो कायद-ए-आज़म कहता चला आ रहा है, हम तो नहीं कह रहे कश्मीर हमारी शार आ गई, कायद-ए-आज़म। अब इस सिचुएशन के अंदर वहां पर जो कुछ हुआ है उसको उन्होंने इंडिया में बहुत ठीक ठाक तरीके से एक्सप्लॉइट किया। अच्छा, और इंडिया के अंदर एक उन्होंने फिजा जो है वो बिल्डअप कर दिया, सिवाय राहुल गांधी के 1-2 बयानात के। लेकिन वहाँ के मुकामी लोगों की मैं इसमें ऐड कर दूं कि जो वीडियोस अभी तक सामने आ रही हैं, मुकामी लोग तक ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पीट रहे हैं कि ये सिक्योरिटी लैप्स था, और इंटरनली उनके अपने लोग ये आवाज़ें उठा रहे हैं कि उस वक्त इंटेलिजेंस फेलियर बहुत बड़ा हो गया है। अगर ये पाकिस्तान की जानिब से 400 किलोमीटर दूर है, 400, मैं पहलगाम, मुझे पता है बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही शानदार जगह है ये पहलगाम। ये जो सारा जो इलाका है कुपवाड़ा और सारा इलाका, ये बेसिकली ये मुस्लिम मेजॉरिटी भी है, और साथ साथ पाकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ साथ आगे दूर तक की डेप्थ चली गई। तो 400 किलोमीटर की बात, बॉम्बे देखें कितना दूर था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका इल्जाम भी तो लगा दिया ना पाकिस्तान के साथ। और इसी जगह पे 2019 से लेके अब तक छोटे बड़े कोई 20 के करीब पहलगाम शुरू दिन से पहलगाम जो है, ये कुपवाड़ा और पहलगाम जो है, कुपवाड़ा को तो मिनी पाकिस्तान कहते हैं वो लोग। अब सूरत आते हैं कि सिचुएशन क्यों है। 2-3 वजूहात से कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त वो समझते हैं कि फ्रेजाइल सूरत हाल में है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने जिस दिन से ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान की जितनी भी मिनरल्स हैं, ये पाकिस्तान का सिक्योरिटी कंसर्न, हमारा सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है, हमें पाकिस्तान की मिनरल्स चाहिए, और हमें इसलिए चाहिए कि हमारे ड्रोन्स नहीं उड़ सकते, हमारे बैटरीज जितनी हैं वो काम नहीं आ सकती, बाकी चीज़ें नहीं आ सकती साथ। उसके ऊपर फिर उसकी वजह यह है कि चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था,
ठीक है, इसका मिनरल्स का जो जी। तो एक तो ये है कि मिनरल्स दो जगह पे, एक बलूचिस्तान में और दूसरे के पे। और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के एरिया का, अच्छा, ठीक। और वो दोनों में सबसे बड़ा मसला है कि बलूचिस्तान तो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। बलूचिस्तान में तो किसी किस्म की और जरूरत ही नहीं है, इस वक्त जिस सतह पे बलूचिस्तान को रख लिया आपने रिकॉर्ड एक में कर दे। जब भी आज से पुरानी असेसमेंट भी जब से गुज़श्ता 10 साल की यही थी कि जब भी कोई अटैक सूरत होगी वो होगी डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर, ठीक है। वो है गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। अब उसमें 4-5 चीजें थी कि जिसके ऊपर इंडिया रिएक्ट कर सकता था, उसने रिएक्ट कर लिया है। अच्छा, वो नंबर क्या 1 है? है सिंध तास माहिदा। अच्छा, ये बड़ी एक ये बहुत अहम चीज है। अब हम लड़ रहे थे 6 नहरें बनानी है, हाँ जी। उन्होंने कहा उतना ही पानी बांध, उधर ही बात। ठीक। अब लोअर रिपेरियंस के ऊपर एक इंटरनेशनल लॉ है कि जो ऊपर रिपेरियन है उससे पूछ के लोअर रिपेरियन जो है उनके उनकी बनाई जाती है, नहरें निकाली जाती हैं, डैम बनाए जाते हैं। लेकिन चूंकि बरसगीर पाक एक था, ठीक है, तो अंग्रेज ने जो इरिगेशन सिस्टम बनाया है, बारी दुआ फलाना दुआ भी 1911 में, 1912, 13, 14 में, ये सारे का सारा, और सिंध भी उनका प्रॉमिस था, पंजाब भी उनका प्रॉमिस था, वो जिधर से नहरें निकालते थे कोई सिंधी नहीं बोला सका, और प्रॉब्लम भी किसी को पता ही नहीं था। ना राजस्थान बोलता था, पूरे का पूरा पंजाब का जो मशरकी पंजाब है वो नहीं बोलता, सारा बेआबाद था। नहर कहाँ निकलती, मंडगुनी को निकल रही है, नहर कहाँ निकल सरगोजे को निकल रही है, नहर कहाँ निकले लालपुर को निकल रही है, नहर कहाँ निकले ओकाड़े को, ये नहरें निकली जहाँ उनको जरूरत थी वहाँ जहाँ वो सर्वेव करना चाहते थे, जहाँ उनको ज्यादा मेहनत नहीं थी। तो अब एक तो ये है कि सिंध तास माहिदे के तहत हमने ये किया था, ये हुआ था सितंबर 1960 में, यूब खान ने किया था। अब इसके जो तकरीबन 65 बरस तक ये कायम रहा, लेकिन वर्चुअली 4 साल से इस पर अमल दरामद रुक गया। 4 साल से, वो कैसे? इसलिए कि वाटर कमीशन की मीटिंग होनी चाहिए हर 6 महीने के अंदर। बिल्कुल ठीक है, मिनिस्टर ने नहीं कहा हो- उस दिन की नहीं नहीं हो हो रही, पाकिस्तान की तरफ से तो आ गया। दूसरा, इंडिया जो है वो पाबंद है डैम का डिजाइन जो है उसको पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा और वो दूसरा म्यूचुअल तमाम तर डाटा शेयर करे। पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता तकरीबन 4 नहीं साल हो से रहा। ज्यादा 30% डाटा शेयर हो रहा था, वो भी नहीं हो रहा था। तो वर्चुअली तो खत्म है। अब उन्होंने इंटरनेशनली इसको एक किस्म का थ्रेट के तौर पर, अच्छा, ये वो डैम्स हैं जो पाकिस्तान को डेजिग्नेट किए गए थे रिवर्स, जिनमें मगरबी दरिया थे, उनके ऊपर बनाएंगे। मैं आपको वो उसको शेयर बताता हूँ आज से पाकिस्तान की खराबी कहाँ हमारे लिए इंटरनल 3 मगरबी दरियाओं सिंध, चनाब और झेलम के पानी पर इख्तियार दे दिया गया, ताम इन दरियाओं के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। ठीक है। उसके बाद 3 जो है बाकी जो है सतलुज, रावी और उसके साथ साथ ब्यास, ये 3 दरिया उनको दे दिए गए। ब्यास तो थोड़ा सा आता है सबसे। इन तीनों दरियाओं के अंदर उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया गया, वो डाइवर्ट कि वो आपका पानी आप जब मर्जी चाहें इस्तेमाल करें। ये 3 दरियाओं के बाद एक एग्रीमेंट इसमें अंदर ये किया गया था कि आप पाकिस्तान जब तक अपने पूरे यूटिलाइजेशन नहीं करता अपने दरियाओं को, उस वक्त तक वाफर पानी इंडिया वहां इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। यानी आपने मंगला डैम बनाना है, आपने दरबेला बनाना है, फिर कालाबाग, ये वर्ल्ड बैंक ने पूरे डिजाइन किया था। अब मंगला क्यों नहीं बन रहा, दरबेला क्यों नहीं बन रहा, सॉरी कालाबाग क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हर बात तो वाफर पानी इंडिया ने यूटिलाइज करना है। तो पूरी लॉबी है अरबों डॉलर की यहाँ पर, जो कि कहा जाता है कि उसके खिलाफ तुम खड़े हो जाओ और ये करो और वो करो। ठीक है। देखिए, ये लॉबियां हर मुल्क में काम करती हैं। अफगानिस्तान में गुज़श्ता 100 साल से लॉबी काम कर रही थी कि दरियाए एमू, जिसे ऑक्सस कहते हैं, ये इस पर या ताजकों का हक है या उज़्बेकों का हक है। ठीक है। एक जस्ट गवर्नमेंट आई, इंसाफ वाली गवर्नमेंट आई कि जिसको हम जमीन पे देंगे। उन्होंने वहां से दुनिया की सबसे बड़ी नहर निकाली है, दुनिया की सबसे बड़ी 200 किलोमीटर उसके साथ, और वो उन्होंने निकाली। चूं चरा नहीं हुई, क्योंकि लोगों को पता था हमारा पानी का जैसा हमें मिलेगा जिसके हिसाब से मिले। ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल भी, इस्लामिक प्रिंसिपल भी। मैं आपको इसके अपने साथी वाक़या में साथ था। मैं चागी में डीसी था, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो थे, ये वहां पर हेलमंद में गवर्नर थे। तो पानी बंद कर दिया एक बंदे ने, वहां पर डैम लगा के बंद कर दिया। जब वो डैम लगा के बंद किया तो उधर से मेंगल बदीनी और जमालदीनी इन्होंने कहा कि बंद नहीं, चले हमारे साथ। मैंने कहा ठीक है। वो बुलाया, उनको कहा जी 2 अपने मौलवी ले, 2 अपने हमारे मौलवी ले, हम ऐसा कर। एक मौलवी का काम, पटवारी का काम, उन्होंने कहा हम तो मौलवी से करते हैं। वहां गए, दोनों लोग बैठे हुए वहाँ, रमजान का वक्त था, रोजा नहीं खुला हुआ था। उन्होंने कहा बताओ, दोनों चारों मौलवी से, पानी के बारे में क्या है। उन्होंने कहा जी अपने हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नीचे वाले का रोक नहीं सकते, ये फिक का फैसला इस्लाम। उसने कहा ये डैम मैं तोड़ता हूँ या तुम तोड़ोगे। बुलडोजर से बना बंद, कदाल से सुबह तक बंद, खत्म था। अच्छा। तो ये एक चीज से इंडस वाटर ट्रेड, एक तो इसको उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, पानी को जहाँ से डाइवर्ट करेंगे। चल हमारा तो अब नीलम झीलम प्रोजेक्ट ही तबाह बर्बाद हो गया इस खाते के अंदर, मैं नहीं पाना। अच्छा जी जी सर, इसमें सवाल ये है कि अब ये तो उसकी आपने बताई, अब बात यह है कि जब से इंडिया ने सिंध तास माहिदा एक तरफा मुअत्तल किया, क्या एक तरफा मुअत्तल करने का उनके पास हक है? नहीं, बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक बीच में आएगा ना। वर्ल्ड बैंक के पीछे कौन है? अमेरिका। अब देखें लड़ाई कहाँ है, लड़ाई है गिलगित बल्तिस्तान के मिनरल्स के, उसके मिनरल्स के ऊपर। इस मिनरल के ऊपर किसकी आंखें हैं? अमेरिका की, चीन की भी। चीन को खैर बताते उस तरह की जरूरत नहीं है कि, लेकिन चीन का स्ट्रेटेजिक एरिया है। चीन नहीं चाहेगा कि देवसाई प्लेन्स के अंदर कोई अमेरिकी फैक्ट्री जाके खड़ी हो जाए। अब मैं जरा सा उसकी तादाद बता दूं जो मिनरल्स वहां पर हैं जिस पर लड़ाई हो, क्योंकि लड़ाई जो है ना ये खाली खुली नहीं होती, नहीं होती ओ बंदे मार दो ये कर दो। कोई ना कोई इंटरेस्ट बीच में होता है, पानी का इंटरेस्ट हो, दूसरे इलाके का इंटरेस्ट हो, जमीन का इंटरेस्ट हो, कुछ खा पे। आप मुझे बताएं बलूचिस्तान पे कितने लोगों ने लड़ाई चढ़ाई की? कब?
तारीख में नहीं की ना, नहीं। जो हजरत उमर ने मकरान से बंदे वापस बुला लिए थे, उनके वापस आ जाओ। अच्छा हमें बाय नहीं चाहिए। किसी को मेरा ख्याल आज उस वक्त अहमियत नहीं था, पता नहीं था। के मिनरल्स की मैंने नवाब बुगटी से कहा, मैंने कहा आप वहां से हलब से चले थे, जिधर भुगटी आना था, इधर न पानी न जेब, क्या तो भगाए गए होंगे हमारे बड़े, वो आपके पास तो कौन? सिक्योर्ड जगह चाहिए थी पहाड़ों की तरफ भागे। ये मेरे सामने ये पूरी रिपोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान के उन सारे मिनरल्स की। ये सबसे पहले ये जो है कि ये मैप है शोइंग द मेजर मिनरल्स। आप देखें ये सारे का सारा आपको इसके इलाके में नजर है। इसमें कॉपर है, क्रोमाइट है, फ्लोराइट है, सल्फर है, आयरन बॉक्साइट है, मैग्नेसाइट है, सिलिसाइट है, ग्रेफाइट है, लेड जोन है, गोल्ड है, कोल है, ब्राइट है, उसके बाद जिप्सम है, यूरेनियम है, आर्सेनिक है और फॉस्फेट। ये तो ये अब इसके साथ दुनिया में जेमस्टोन का वो होता है कितना आम से। अब ये सारे के सारे जो है गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम है, पेरिटोट है, एक्वामाइन है, एमरल्ड है, टोपाज है, रूपीज है, गार्नेट है, सारा कुछ है। ये वो दोनों ये रिपोर्ट जो है इसकी ये प्लेंटी है। तो एक तो आपके पास मिनरल्स, ठीक है, दूसरा आपका इलाका स्ट्रेटेजिक, कि आप 2-4 पहाड़ों को कंट्रोल कर लें वहां पर खड़े होकर, तो पीछे आप सारा रास्ता रोक सकते हैं। एरियल कंट्रोल, दियोसाई में आपकी बैटरीज आ जाए तब, लेकिन उसमें लड़ना, उसको फतह करना भी आसान नहीं है। हम कारगिल कर चुके हैं इसी मामले के अंदर। एक तो ये, दूसरा ये है कि अपना वो जो है अपना कश्मीर का इलाका, ये दोनों का बताए कश्मीर के अंदर भी आप एलओसी कंट्रोल करने के बाद, लेकिन सबसे बड़ा कैच जो है वो बहुत अहम है, जिसके बारे में इंडिया 100 दफा सोचेगा हमला करने में। पहली बात जो है कि इंडिया इज ए फ्लरिशिंग इकोनॉमी। ठीक है। इस पे मैं चाहूंगा कि सवाल लेके अगर उसको आप एड्रेस कर दें। वो इस तरह से है कि पाकिस्तान की 3 महीने का मैक्सिमम मेरा ख्याल है वाटर स्टोरेशन का है प्रोसेस। अब ये वो सीजन है जब पानी वहां से पाकिस्तान आ रहा था और हमारे डैम इस टाइम में बिल्कुल भर दिए जाते हैं और उसको इस्तेमाल किया जाता है पैरेलल फ्लो जो होता है, पैरेलल फ्लो। जी। अब अगर इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इस पानी को वहां पे नहीं, अभी नहीं। ठीक है। दूसरी बात, अगर वो पानी नहीं रोक सकता तो ये जो सिंध तास मायदा उन्होंने रोका है, उसके बदले में हमारा रिएक्शन अगर आता है, हम तड़ी लगा सकते हैं। देखें वो एक खुमैनी एक शेर पढ़ता था कि अज़लज़ल तरसंद हमा कौख नशीना, जल्दे से रो लड़े कि जो महल में रहते हैं, माँ खाना बदोशा अगर मैं सैलाब ना डालें, मैं खाना बदोश हूँ, मैं सैलाब नहीं। साडा जाना की है सिंपल पंजाबी में, पाकिस्तान का मैक्सिमम क्या नुकसान हो सकता है ये होगा, 4 बम गिराएंगे दूसरे से लोग नहीं आप कह रहे हैं कि ये नौबत जा सकती है वहां तक? एक्सपेक्ट करके करना चाहिए। जैसे हमने 1965 के जो वॉर थी, आपको पता है 1 सितंबर को वॉर कहाँ शुरू हुई थी? ये कश्मीर में। मैं बच्चा था, 3 सितंबर को हमने छमजोड़ियाँ फतह कर लिया था। अच्छा। मेरे वाला साहब जो थे वो वाज इन मसरूफ कमेटी, तो उनको वो एक सिविल डिफेंस की वैन शैन मिली हुई थी, तो हम लोग वहाँ थे, सारे गुजरात के लोग जो थे वो वहाँ गए थे, क्योंकि गाय भैंसे बहुत से वो लेके आए थे। 6 सितंबर को जंग शुरू हुई है, क्योंकि भुट्टो वज़ीर ख़ारजा था और उन्होंने बता दिया था कि हम तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं खोलेगा। ठीक है, अगर इंडिया ये समझता है कि इंटरनेशनल बाउंड्री निकल, तो ये खुल सकती है। और इंडिया जो है इस वक्त इस प्रोसेस में लगा हुआ है कि इसको एक पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर जागरान जिसको हमला सबर किया जाए, और वो बाकायदा इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर जुलूस कर रहे हैं, वो जो सैफरॉन झंडे के, हिंदुत्वा के पूरे मुल्क में। जबकि पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो बड़ी इस वक्त इंडिया है कि नहीं है तैयार? पाकिस्तान के पास वो पोजीशन है जो 2019 में जब उधर से न्यूक्स रेडी हुए तो पाकिस्तान ने भी रखे हुए थे कि रेडी तो हैं, रेडी का मुकाबला तो आप करेंगे, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा है कि मुकाबले में जंग जो है ना, जंग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जंग के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल वॉर बहुत अरसा हुआ नहीं हुई। 1900 यानी 60 में आया है अमेरिका वियतनाम के अंदर, उसके बाद कन्वेंशनल वॉर खत्म हो गई। वियतनाम में गुरिल्ला ने जीता, उसके बाद अफगानिस्तान में गुरिल्ला ने जीता, ठीक है, उसके बाद बाकी जितने भी मुल्क चिली ये वो अपना क्या नाम है निकला हुआ, गुरिल्ला ने जीता। इवन इसमें अंदर जो अपना इराक के अंदर भी कन्वेंशनल वॉर नहीं है, आपने सब काबू तो खा लिया, लेकिन नहीं। तो एक तो यह है कि कन्वेंशनल वॉर जो है वो एक खास लेवल से आगे नहीं जा सकते। ठीक है। अच्छा, इस सिचुएशन में पाकिस्तान को वैसे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? दूसरी बात यह है कि इस लेवल पे अगर आके पाकिस्तान ने इंडिया के साथ या दोनों मुल्क एक दूसरे के मध्य मुकाबिल खड़े हो गए तो चाइना कहाँ स्टैंड करता है? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ कि चाइना के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना बताते खुद इस वक्त खौफनाक हद तक इस वक्त इंटरनेशनल इसे कहते हैं ना आइसोलेशन का शिकार हो चुका है। इसकी वजह पता क्या है कि चाइना जो है वो उसने एक हरकत की डेंग जियाओपिंग के बाद कि वो इंटरनेशनल वो जो सिस्टम है ना मॉनेटरी, उसका हिस्सा बन गया। ठीक है। रशिया जो था 1970 से लेके अब तक उस मॉनेटरी का उसका हिस्सा नहीं बना था किसी तौर पर। उन्होंने लहदा रहते थे, वो उनके यहाँ सूद नहीं था, 75 साल सूद नहीं था। वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन 75 साल सूद नहीं था कम्युनिस्टों के यहाँ। दे हैड टू बी सैल्यूटेड। वो अपना बैंक खरीदते थे, बाजार से सोना खरीदते थे, डॉलर की कीमत पे करते थे। और दूसरा ये था कि एक्सपोर्ट सारी गवर्नमेंट के पास थी, इम्पोर्ट भी गवर्नमेंट के पास थे। उधर मियां मनशा तो नहीं था, बर्नर के ताजर तो नहीं थे, ठीक है, हमने वो तो नहीं, तो उन्होंने वो कहा। तो वो तो एक अपने चाइना जो है जब ओपन हुआ है
जिन बम को पैसा इन्होंने ओपन कर दिया। अब इनके सारे पैसे कहाँ बैठे हुए पड़े हुए हैं अमेरिका में, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका में बैठे हुए पड़े हुए हैं। ठीक है। और डॉलर जो है अब सोना खरीदे, वो जो बॉन्ड्स वगैरह भी लिए सर। और फिर सबसे बड़ी बात है कि चाइना अगर सामान ना बेचे तो अमेरिका की मार्केट नहीं चलती। ये $5 की जो शर्ट है वो $50 की हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखें ट्रंप ने आज सुबह का जो फैसला है वो ट्रंप ने उसका टैरिफ खत्म कर दिया, रशिया के साथ वैसे खत्म कर दिया। तो अजीबोगरीब सी सूरत, कंफ्यूजन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चला और जंग है होती कंफ्यूजन। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान की किसी इशू के ऊपर जवाब दिया ना दिया हो, इंडिया के इस पहलगाम के ऊपर उसने कहा क्या, इसलिए कि उनका वाइस प्रेसिडेंट वहां है उस टाइम मतलब एक बात याद रखें, इंडिया को कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। बीइंग ए नंबर 1 बिग मार्केट, एक उसके बाद इंडिया जो है वो $18 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट करता है, $180 बिलियन की। लेकिन अगर ये बिगर देन सऊदी ऑयल। मैं इसमें ये कि अगर अमेरिका ये चाह रहा हो कि चाइनीज इकोनॉमी को काउंटर करने के लिए इंडिया इंडिया को चाहिए ना, तो अब चाइना को भी तो थ्रेट है, तो वो पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा इस मामले में। वही मैं कह रहा हूं 2019 से लेके अब तक क्वाड बना है ना 4 मुल्कों का। क्वाड। इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया, है इंग्लैंड। लद्दाख में किसको मार पड़ी थी? इंडिया को। कहां से मारा था? चीन ने। 1000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका जो है चीन ने कब्जा किया हुआ इंडिया का, और उन्होंने पत्थर मार के उनके 15 बंदे मार दिए थे, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे फायर नहीं होना उन्होंने चाहिए। वैसे भी गिफ्ट किया हुआ है कुछ एरिया चाइना वो चला तो खैर वो इलाके, वो पता है क्या मसला है, एक बात याद रखें, गिफ्ट नहीं कि मैकमोहन लाइन थी। जी, जी। हुआ ये था कि ये कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो था, ये बेसिकली जब रंजीत सिंह को फतह किया उन्होंने, चेलियां वाले मार के, तो पंजाबियों को मारा है ना उसने। मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबियों को मारने वाले जो है ना, ये 6-5 फुट के ना बंगाली थे, और असम के थे। जब कहते बड़ा मार्शल है, 6 फुट कद का मियाँ वाली का और 6 फुट कद का चकवाल का, जट्टा से काट खड़ा देते मार चलिए वाला उत्तर से मार के फेंकते थे ये। तो उसके बाद रंजीत सिंह साहब की जो एम्पायर थी, इसके हरि सिंह नलवा की हुकूमत कहाँ थी? कश्मीर। तो कश्मीर में भी नेक्स्ट कर लिया, तो कश्मीर को उन्होंने करके अब हमारा हो गया। तो नक्शे के ऊपर मैकमोहन ने एक लाइन बना दी थी, ये लाइन है। इसलिए आप इंटरनेशनल मैप पे जाए ना, तो लद्दाख का इलाका जो है उसके ऊपर डिस्प्यूटेड टेरिटरी लिखा है, उसकी मैपिंग नहीं है। तो जब कभी इंडिया चाहता है, 62 में इंडिया ने अपने बनाने शुरू किए थे मोर्चे, नेहरू ने, कि कब्जा करते हैं, उन्होंने फिर मार के पीछे भगा दिया। तो चाइना की इन्वॉल्वमेंट मस्ट है, क्योंकि चाइना कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कोई और फोर्स जो है वो आके बैठ जाए। एक तो इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। दूसरा ये है कि कश्मीर के मामले के अंदर भी ये सूरत होगी, आगे ना भी बढ़े, लेकिन बॉर्डर के को शुरू हो जाएंगे, ठुस आपस में शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर। देखिए, वो उन्होंने एक आरएसएस के ज़माने में एक ज़माने से चला आ रहा था कि वो मुकम्मल तौर पर उसके समझते थे कि ये पूरे का पूरा जो है ना इंडिया ये हमारा है। वो कहते थे कि इंडिया जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है, ये गोलवारकर की जो किताब है उसके अंदर ये था कि ये जो सरजमीन इंडिया है ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के तस्वर से लैदा है। ठीक है। यानी ये हो ही नहीं सकता, हम नहीं मानते कि जो बंदा यहाँ पैदा हो जाए वो इस मुल्क का शहरी है, वजह से मर्जी आ जाए ना, हम नहीं मानते। जैसे अमेरिकन कहते हैं ना, जो पैदा होगा तो वही इलेक्शन लड़ सकता है, वरना नहीं, इसराइल से आके नहीं लड़ सकता। अब सिचुएशन है जो पाकिस्तान की, मैं एक मिनट इसको बोला फिर उसके बाद बात करूँ। अब वो कहते ये है कि ये जो बंदे बाहर से हैं ये मरीज हैं। अच्छा, ये जो सैयद हैं, ये कुरैशी हैं, जो अराई हैं, इंसानों को बाहर में, और जो जाट हैं, ठीक है, जो राजपूत हैं, जिस तरह के हैं, इनको मार के हिंदू बनाओ, ये तो हमारे हैं। तो ये उनका एक घर वापसी की तरीका है, शुद्धि संघ एक तरीका है, जो दूसरी नस्ल के बाहर भेजो, मलीश इसको साफ। उसके ऊपर उनका पूरा का पूरा मोदी का इलेक्शन जो है 1982 ऑनवर्ड, जब से बीजेपी बनी, उनका एक फीलिंग पाकिस्तान के अंदर, ये फीलिंग जो थी ये होती थी पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की रिलीजियस पार्टीज और पाकिस्तान के। अब हालत ये है कि पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी में सबसे ज़्यादा क्लोज 3 पार्टी 2 हैं जो कि इस नारे को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। एक है पीपल्स पार्टी, दूसरी नून। पीपल पार्टी कहती है भुट्टो ने हमारे हर साल तक जंग का नारा लगाया था, और नून लीग कहती है हम कायदे आज़म के बारे में। ये दोनों अब इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम के अंदर जाके इस नारे को। लेकिन जिस पार्टी ने 2024 में 1 करोड़ 80 लाख के करीब वोट लिए, उसका सरबराह जेल में। अब कहते हैं जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है, जिसको अवाम मानती है, पाकिस्तान का सारा सोशल मीडिया जिसके गिर्द घूमता है, पाकिस्तान का मीडिया जिसके गिर्द घूमता है, वो जेल में। क्या इस मौके पे आके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बिल्कुल बुलाना चाहिए? बिल्कुल। 2 चीजें, पहली बात तो जितनी जल्दी हो सकता है इमरान, एक बात यह है कि ये ताना नहीं देना, ताने बंद होने चाहिए कि तुम बयान नहीं दे रहे हो। जेल में क्या बयान देगा? उसके बंदे जेल में हैं, उसके बंदे सबसे बड़े। देखिए, आप मिसाल आपको देता हूँ, नवाब अकबर भुट्टी पे सबसे बड़ा अटैक हुआ था, उसके बेटे सलाल भुट्टी को मार दिया गया था। ठीक है। कल परसों अकबर भुट्टी ने अपने एक बेटा होता था तलाल के बारे में बड़े इल्जाम थे। ये तलाल भुट्टी को आग करके उसने कबीले से निकाल दिया था, और उसने कहा था मेरी जिंदगी में ये वापस नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन सलाल भुट्टी कत्ल हुआ है उस दिन मैसेज भेजा कि उसको बोल वापस आ जाए। छोटे लेवल के कबीले के लोगों को जब बड़ी जंग शुरू हो जाए, पता होता है कि अपनी इंटरनल दुश्मनी खत्म कर देनी, तो इंटरनल दुश्मनी सबसे पहले रियासत को खत्म करनी होती है।
जब अजली दुश्मन से वास्ता पड़ गया तो फिर सबको इकट्ठे होना पड़ा। आप इस वक्त इमरान खान से एक्सटर्नली या तो निकाले, देखिए आपने जब मुल्क बचाना था तो आपने शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ आपने सारे के सारे केसेस विड्रॉ किए और उसको अयूब खान के साथ वहां लाके बिठाया गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर। मौलाना मदूदी के साथ जो बंदा बैठा हुआ था, एक तरफ इधर मौलाना मदूदी साथ, तस्वीर भी मैं जब दूंगा चला दीजिए, साथ वो शेख मुजीबुर रहमान बैठा हुआ था, सामने अयूब बैठा हुआ था। तो उस शेख मुजीबुर रहमान को बुला लिया आपने, क्योंकि आपको पता था मुल्क की सलामती का मसला है। 65 की वॉर के अंदर, 71 में जब भुट्टो जा रहा था वहां पर उसको कैदी लेने के लिए 72 के अंदर, तो तमाम पार्टियों ने इंक्लूडिंग जमात इस्लामी एयरपोर्ट पे उसको अलविदा कहा था, उसने तमाम खिलाफात मिटा दिए थे जितने भी। तो इस वक्त पाकिस्तान में चाहिए इसको कि बीइंग लीडर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, इसको अभी भी उनका बिल्कुल सब उसको सिक्योरिटी के अंदर बुलाया जाए। ये नहीं कि जनाब गौर अयूब को बुला लो, इससे काम नहीं चलेगा। पब्लिक जो है वो आपके बनाए हुए किसी चेहरे को नहीं मानती, ना मानेगी। आपको फौरी तौर पर उसको लेके आना चाहिए, उससे बयान दिलवाना चाहिए इंडिया के खिलाफ, और वो देगा वो बयान, उससे उसको पता नहीं उसकी, अगर वो इमरान खान नहीं देता तो उसकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। नहीं, वो तो मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर है इस चीज के ऊपर। लेकिन बयान जेल से अंदर नहीं दिलवाया जा सकता, आप जेल के अंदर से तो दिलवाया नहीं जा सकता, दिलवाना चाहिए भी नहीं। इससे बुरा क्या बयान हो सकता है कि जेल के अंदर से आप किसी बंदे को बयान दिलवा दें? जेल के अंदर तो अदालत नहीं मानती। आप इस बात को कितनी हद तक मानते हैं कि जब तक किसी भी मुल्क की अफवाज के पीछे उसकी आवाम ना खड़ी हो तो उस मुल्क की 100% कोई भी जंग ईस्ट पाकिस्तान आप लड़ भी नहीं सकते। ईस्ट पाकिस्तान में आप क्या हुआ, आप नहीं लड़ सके जंग। दुनिया सद्दाम की फौज के पीछे अवाम नहीं थे, 5 मिनट नहीं निकाले सद्दाम की फौज ने। सबसे ताकतवर फौज थी उस वक्त, 7 लाख फौज थी। उसके साथ साथ लीबिया में भी लीबिया उसकी तो लोकल फौज नहीं थी। उससे पता क्या था, अफ्रीका से उन्होंने हायर किए हुए थे और अपना दस्ता सिक्योरिटी का सारी खवातीन थी वो सारी। सद्दाम के पास तो ये था कि सद्दाम एक गोली भी बाहर से नहीं लेता था, इतना वो सेल्फ सस्टेन मारी वहां से ज्यादा उसकी फैक्ट्री मजबूत। 5 मिनट सद्दाम का पता नहीं चला गई किसे। अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, अशरफ गनी की हुकूमत में अवाम नहीं साथ थी, यूं एक दिन में उन्होंने तालिबान ने 4 दिन लगे हैं जी, 4.5 लाख फौज जिसको अमेरिका ने ट्रेंड किया। हाँ जी, असला भी उनका, असला उनका, इंटेलिजेंस स्पीड उसकी बैडर पड़ा। तो इस वक्त मसला यही है कि जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी बेहतरी हो सकती है उस वक्त अपने इस वक्त तक मिटा दें, सब भूल जाएं। ये 9 मई और फलाना मई ये सब भूल जाएं। एक ही रास्ता है, उसको कहें आए पब्लिकली, बाकी मामले हम निपटाते रहेंगे इंशाल्लाह।